नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण कथन को देखा पहले वीडियो के अंतर्गत, जिसमें हमने आदिकाल और मध्यकाल से संबंधित सभी उनके महत्वपूर्ण कथनों को देखा है। आज हम उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल पर बात करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं जिनके संदर्भ में शुक्ल जी ने अपनी बातें रखी हुई हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उन बातों को, उन सभी कथनों को हम विस्तार से देखेंगे, उन सभी कथनों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमें पता चले कि हमने जो वीडियो बनाया है आपको पसंद आ रहा है या नहीं। और अगर आप हिंदी कहानी यूजीसी नेट और हिंदी उपन्यास इन यूजीसी नेट, जो कि 2020 जुलाई में अगस्त में होने वाला है, सितंबर महीने में जो होने वाले हैं यूजीसी के एग्ज़ाम्स, आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उससे संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास से संबंधित, तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक शुरू करते हैं आज हम अपना दूसरा पार्ट रीतिकाल से संबंधित। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कि आधुनिक काल से संबंधित होगा। तो आज हम ये देखेंगे रीतिकाल से संबंधित। रीतिकाल के संबंध में इन्होंने क्या कहा है। पहला कथन है महाराजा जसवंत सिंह के संबंध में। महाराज जसवंत सिंह के संदर्भ में इन्होंने कहा है, ये मानते थे कि महाराज जसवंत सिंह जो थे वो मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, और इनका जन्म 1683 ईस्वी में हुआ था इनके हिसाब से। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं, शुक्ल जी का मानना है। इनका ग्रंथ है भाषा भूषण, जो कि एक अलंकारिक ग्रंथ है। तो चलिए इनके संदर्भ में क्या कहा है शुक्ल जी ने। ये कहते हैं कि साहित्य में जहाँ तक संबंध है, जसवंत सिंह आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। इनका पहला कथन है, साहित्य में जहाँ तक संबंध है, जसवंत सिंह आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। दूसरा कथन ये कहते हैं कि महाराज जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। इनका यह महत्वपूर्ण कथन है, महाराज जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। अगला कथन ये जसवंत सिंह के ही संदर्भ में बोलते हैं कि महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। यह इनका कथन है महाराज जसवंत सिंह के संदर्भ में। अब हम देखेंगे, ये इनके तो थे कुछ कथन महाराज जसवंत सिंह के संदर्भ में जो कि इन्होंने बोला हुआ था। भाषा भूषण में इनकी एक पंक्ति है, आप उन्हें भी याद रखिएगा, शुक्ल जी की बुक में दिया है, जो कि शुक्ल जी के अक्सर जो उनकी बुक में जो संबंधित लेखकों की पंक्तियां दी गई हैं अक्सर पूछ लिया जाता है। तो एक पंक्ति है, अलंकार अत्युतिय वर्णत अतिशय रूप, आचक तेरे दान तय भय कल्पतरु भूप। यह भाषा भूषण में दिया गया है, अत्योक्ति अलंकार है, क्योंकि हमने बताया था कि अलंकार पर ग्रंथ है भाषा भूषण। अगला कथन हम बिहारी के संदर्भ में देखेंगे। ये बोलते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये बोलते हैं कि बिहारी का जो ग्रंथ था बिहारी सतसई, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान इसका हुआ, उतना किसी और का नहीं। यह भी पंक्ति इनकी अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। अगली पंक्ति है इनकी, बिहारी लाल माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। अगला कथन है इनका बिहारी के ही संदर्भ में। ये कहते हैं कि बिहारी का सबसे उत्तम एवं प्रमाणित संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए
टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह ग्रंथ संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। तो यह यहाँ पे ये पता चलता है कि जो शुक्ल जी के हिसाब से जो बिहारी जी का ग्रंथ है बिहारी सस्सई, उस पे एक बड़ी उत्तम और मार्मिक टीका जो है वो किसने निकाला था? एक मिनट। वो जो मार्मिक टीका है उसे निकाला है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। मतलब इनके हिसाब से वो बहुत ही अगला देखते हैं हम। अगला कथन है, बिहारी सस्सई एक ग्रंथ ही बिहारी की इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। बिहारी सस्सई एक ग्रंथ ही बिहारी की इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। अगला कथन है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह तो हम कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और ये तो हम जानते भी हैं ये कथन। अगला कथन है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। इनका मानना है। ये इनका अगला कथन है जो कि बिहारी के ही संदर्भ में था। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सारे कथन हैं, आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। अगला कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इन्होंने कहा है कि रस के छोटे छोटे छींटे हैं। अगला कथन है इनका। अगला ये कहते हैं कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए, मुक्तक कविता के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगला कथन है, मुक्तक के रस के छींटे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि रस ऐसे हैं जैसे रस के छींटे हों, तो इन्होंने आगे कहा है कि मुक्तक में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह तो बहुत ही ज़्यादा इनकी फेमस पंक्ति है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक क्या है? एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला हम देखते हैं। अगली पंक्ति जो है वो मतीराम से संदर्भित है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं ये और भी क्या कहते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि बिहारी की जो रस व्यंजना थी उसका पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही शुक्ल जी ने कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही हुई है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि बिहारी सस्सई पर आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती का प्रभाव है। बिहारी ने उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे प्रेरित होकर अपना ग्रंथ लिखा है। इसके साथ ही बिहारी के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। तो यह भी उन्होंने बोला हुआ है। बिहारी के ही संदर्भ में कुछ पंक्तियां हैं बिहारी की जो शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी ने कुछ पंक्तियों को अपनी रचना में स्थान दिया हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिनमें से है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजव वहे व जमुना के तीर। एक अन्य पंक्ति है, करे चाह सौ चूटक के खरे उड़हियों मैन, नाज नवाए तरफरत करत खूंद सी नैन। इसके साथ ही एक अन्य पंक्ति भी है जिसके अंतर्गत शुक्ल जी बोलते हैं, शुक्ल जी इनकी पंक्ति का एक और उदाहरण दिए हुए हैं।
कि जिससे वो कहते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण है ऐसी पंक्तियों में खास तौर पर हमें देखने को मिलता है। पंक्ति है, नए बिरह बढ़ती बिथा खर बिकल जियबाल बिलखी देखी परोसिन्यो हरसी हंसी तिहि काल। तो यह तो कुछ पंक्तियां थी। आगे चलिए हम देखते हैं कवि मतीराम को। कवि मतीराम के संदर्भ में कहते हैं कि मतीराम बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे। ये मतीराम के संदर्भ में इनका मानना है। ये कहते हैं कि मतीराम जो हैं वो बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे। और आगे इनका कथन है, और उन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम नामक अलंकार का ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच किसी समय बनाया। अर्थात मतीराम का जो ग्रंथ है वो है ललित ललाम और यह एक अलंकार परक ग्रंथ है। और इसका निर्माण जो हुआ था, रचना जो हुई थी 1716 से 1745 के बीच में। इसके साथ हमें ये पता चलता है कि मतीराम जो थे वो मतीराम के आश्रयदाता कौन थे, महाराज भाव सिंह। इसके साथ ही आगे हम देखेंगे मतीराम के संदर्भ में अगला कथन इनका। ये कहते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, इनका मानना है। अगली पंक्ति है इनकी, मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। यह अन्य पंक्ति है। इसके साथ ही अन्य पंक्ति हम देखते हैं इनकी मतीराम से ही संदर्भित। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है ना भाषा की। इसके साथ ही ये बोलते हैं इनका मानना है, जो ये कहते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वैदग्ध्य है। इसके साथ ही इन्होंने कुछ उदाहरण दिया हुआ है अपनी पुस्तक में, जिसके संदर्भ में इनका मानना है। कुछ पंक्ति इन्होंने दी हुई है, जैसे पंक्तियों की हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक एक पंक्ति। कुंदन को रंग फीकव लगे झलके अति अंगन चारू गोराई, यह है पहली पंक्ति जो इन्होंने अपना दिया हुआ है। दूसरी पंक्ति है, क्यों इन आँखिन सौ निहंसक हवे मोहन को तन पानी पे पीजे। आगे देखते हैं हम। आगे इन्होंने कहा है, इससे पहले एक कवि थे मंडन के बारे में इन्होंने कहा है कि मंडन जो थे वो संवत 1716 में राजा मंगल सिंह के दरबार में रहते थे। तो ये अभी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही अगला हम देखते हैं भूषण के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि भूषण जो वीर रस के ये प्रसिद्ध कवि थे, चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्मकाल शुक्ल जी के अनुसार 1670 ईस्वी है। और ये शुक्ल जी का मानना है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी हुई थी। आगे हम देखते हैं ये क्या इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है अक्सर, वो क्या है। तो पहली पंक्ति है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? तो भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि शुक्ल जी ने माना है। इसके साथ ही हम अन्य पंक्ति देखते हैं जो भूषण के संदर्भ में इन्होंने कहा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। अगली पंक्ति है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। आगे देखते हैं। आगे इनकी पंक्ति है कुलपति मिश्र के संदर्भ में। आगे ये कुलपति मिश्र के संदर्भ में है बात।
इन्होंने कुलपति मिश्र के कुछ ग्रंथों की चर्चा की है अपनी पुस्तक में, जिनके अनुसार शुक्ल जी का मानना है कि कुलपति मिश्र के जो ग्रंथ थे वो इस प्रकार हैं: द्रोण पर्व, उक्ति तरंगिणी, नखशिख संग्राम सार और रस रहस्य। ये शुक्ल जी के अनुसार कुलपति मिश्र के ग्रंथ हैं: द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिणी, नखशिख, संग्राम सार, रस रहस्य। आगे देखते हैं कुलपति मिश्र के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है कि कुलपति मिश्र जयपुर के महाराज जय सिंह के पुत्र महाराजा राम सिंह के दरबार में रहते थे। इन्होंने कुलपति मिश्र के संदर्भ में ये बात कही है। अगली पंक्ति है सुखदेव मिश्र के संदर्भ में। ये कहते हैं कि सुखदेव मिश्र जो हैं, वास्तव में सुखदेव मिश्र बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति है देव के संदर्भ में। उससे पहले इन्होंने सुखदेव मिश्र के कुछ ग्रंथों का भी जिक्र किया हुआ है, जिसमें से इन्होंने 7 ग्रंथों का जिक्र किया है, जिसमें से इस प्रकार है: वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। आगे देखते हैं देव के संदर्भ में इन्होंने अपनी क्या बातें कही हुई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं देव के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है। देव के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि देव का सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इनमें संदेह नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे हम देखते हैं अगली पंक्ति: देव को कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिनके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से काल यापन किया हो। शुक्ल जी के अनुसार जितने भी आश्रयदाता थे देव के, वे कोई भी उदार प्रवृत्ति के नहीं थे, जिस कारण से इनका जो जीवन यापन था वो सुखपूर्वक नहीं हो पाया। आगे ये देव के संदर्भ में और इनकी कुछ बातें हैं। ये कहते हैं कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव के संदर्भ में इन्होंने कहा हुआ है ये बातें। इसके साथ ही ये कहते हैं कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक प्रस्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। तो यह जो संदर्भ है ये शुक्ल जी का मानना है इस संदर्भ में इनका। इसके साथ ही इन्होंने कुछ ग्रंथ बताए हैं जो कि देव के इन्होंने जो इस प्रकार है: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, कुशल विलास, राग रत्नाकर, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, पावस विलास, प्रेम दीपिका, तत्व दर्शन 25, नखशिख, प्रेम दर्शन। तो यह कुछ ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथों के इनके नाम हैं जो देव के हैं और इन्होंने बताया हुआ है। ये देव को रीतिकालीन कवियों में सबसे प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि मानते थे। आगे हम देखेंगे रसलीन के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा हुआ है। रसलीन के संदर्भ में ये कहते हैं कि रसलीन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण, रसलीन की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? अंग दर्पण संवत 1794 में लिखी, जिसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है। तो यह हमें पता चलता है, शुक्ल जी के अनुसार यह पता चलता है कि रसलीन का जो काव्य ग्रंथ था उसका नाम क्या था? अंग दर्पण, और जो कि जिसमें कि उपमा और उत्प्रेक्षा युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। अगला है इनका कथन: बेनी प्रवीण ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। अगला कथन इनका है: पद्माकर भट्ट सा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। ये पद्माकर भट्ट के संदर्भ में ये कहते हैं कि पद्माकर भट्ट सा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर
रीतिकाल में बिहारी को छोड़कर और कोई नहीं हुआ है। यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही रसलीन का एक और कथन है, ये कहते हैं कि बेनी प्रवीण का नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है। यह जो जानकारी है यह किसके अनुसार है? शुक्ल जी के अनुसार। और यह तो था पद्माकर भट्ट का संदर्भ में कि वो सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ के दूसरा नहीं हुआ है। अगला कथन है पद्माकर के ही संदर्भ में, वो कहते हैं देश में जैसे पद्माकर भट्ट का नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। इसके साथ ही अगला देखते हैं, वे कहते हैं कि पद्माकर की भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है इनके हिसाब से। अगला कथन है इन्हीं के संदर्भ में, ये कहते हैं कि मतीराम जी के रसराज के समान, मतीराम का जो ग्रंथ है रसराज, वो कहते हैं मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर की जगत विनोद, जो पद्माकर की रचना है जगत विनोद, तो उसके संदर्भ में इन्होंने बात की है, तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है, तुलनात्मक वर्णन है। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और आप इसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे कथन है भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर पद्माकर का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती हुई चलती है और प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। तो यह जो विशेषता है इन्होंने पद्माकर की भाषा की विशेषता बताई हुई है कि पद्माकर की भाषा जो है वो कैसी है। आगे हम देखते हैं, आगे इनका जो कथन है वो पद्माकर के ही संदर्भ में है। ये कहते हैं कि लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं पद्माकर मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप ही आप हामी भरता है, और यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। यह जो कथन है वह किसका है? शुक्ल जी के अनुसार। अगला कथन हम देखते हैं। अगला इन्होंने ग्वाल कवि के संदर्भ में अपनी बात कही हुई है। ग्वाल कवि के संदर्भ में इन्होंने अपनी बात कही, देख लेते हैं इनका। ग्वाल जो थे ये मानते हैं कि ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे, ब्रज भाषा के बड़े अच्छे कवि थे। इनके कुछ ग्रंथों के बारे में बताया है, जिसमें से इन्होंने कहा है कि रीति ग्रंथ इन्होंने 4 ही लिखे थे, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नखशिख, दूषण, दर्पण। और इनके 2 ग्रंथ और चर्चा की हुई है, हमीर हट, गोपी पच्चीसी का। इसके साथ ही ये कहते हैं कि ग्वाल कवि जो थे इनकी भाषा जो है चलती और व्यवस्थित है, वाक वैदिकता भी इनमें अच्छी है। खड़ ऋतुओं का भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है शुक्ल जी के अनुसार। देखते हैं इनकी जो पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ग्वाल कवि की बहुत सी कविता बाजारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, अक्सर पूछ सकते हैं कि ग्वाल कवि की बहुत सी कविता बाजारी है, किसने कहा है, किसके अनुसार? तो ये शुक्ल जी के अनुसार। अगली पंक्ति है, ग्वाल कवि एक विदग्ध और कुशल कवि थे पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। तो यह इन्होंने ग्वाल कवि के संदर्भ में अपनी बात कही हुई है। आगे ये प्रताप शाही के संदर्भ में अपनी बात कहते हैं। प्रताप शाही की भाषा के संदर्भ में, प्रताप शाही जो थे वो महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहा करते थे, और इनका जो ग्रंथ है वह है व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, महत्वपूर्ण ग्रंथ। आगे देखते हैं इनकी क्या कहा है शुक्ल जी ने इनकी भाषा को लेके। प्रताप शाही की भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है, उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अडंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की
तोड़ मरोड़। तो यह इन्होंने प्रताप शाही की भाषा के संदर्भ में अपनी बात कही है। इसके अलावा ये और भी कहते हैं कि यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और दास से प्रताप शाही कुछ 20 ही ठहरते हैं। अर्थात मतीराम श्रीपति और दास से कुछ 20 ही ठहरते हैं, अर्थात उनसे कुछ थोड़ा सा कम ही ठहरते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा नहीं ठहरते। आगे इनका कथन है आलम के संदर्भ में। आलम के संदर्भ में हम बात करते हैं। आलम जो हैं उनके संदर्भ में इनका मानना है ये जाति के ब्राह्मण थे और एक शेख रंगरेजिन के से इनका प्रेम करते थे और जिसके कारण बाद में ये मुसलमान हो गए थे, उनसे विवाह किए थे। पुत्र का नाम इनके मुअज्जम था। और इसके साथ ही इनकी जो शुक्ल जी के अनुसार इनकी पंक्ति है वो देखते हैं हम। शुक्ल जी कहते हैं कि आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आलम के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। अगली इनकी पंक्ति है जो महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं आलम प्रेमोन्मत्त कवि थे। आलम प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम के पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। ये पंक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे ये कहते हैं उत्प्रेक्षाएँ भी, यहाँ पे होगा उत्प्रेक्षाएँ भी इनकी बड़ी अनूठी और बहुत ही अधिक कहीं हैं। शब्द वैचित्र्य अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। यह इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आगे ये कहते हैं इन्हीं आलम के ही संदर्भ में कुछ पंक्तियां हैं, हमने ज्वाइन कर ली है, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। आगे ये कहते हैं कि श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग से ही संभव है। आगे ये कहते हैं कि रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। ये बोलते हैं कि भाषा भी, जो आलम की भाषा है उसके संदर्भ में कहते हैं कि इनकी भाषा भी आलम की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन, दीन, जीन आदि अवधी या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। आगे हम देखते हैं, उससे पहले इन्होंने और आलम के संदर्भ में क्या कहा है। आलम के संदर्भ में ये अन्य इनकी पंक्ति है। ये कहते हैं कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। या इन्होंने आलम के संदर्भ में बहुत बड़ी बात बोली है और इम्पॉर्टेंट भी है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं घनानंद, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के बहुत ही प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। उनके संदर्भ में अब हम बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि घनानंद जो हैं वो घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, फिर से देखते हैं। घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। आगे इनका मानना है कि जो घनानंद हैं, घनानंद के कुछ ग्रंथों के बारे में इन्होंने बताया है जो इस प्रकार है: सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलिवल्ली और कृपाकंद। कुछ ग्रंथों को जिक्र किया है शुक्ल जी ने, जो कि इस प्रकार हैं: सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलिवल्ली और कृपाकंद। आगे हम देखते हैं घनानंद के संदर्भ में क्या कहा है शुक्ल जी ने। ये कहते हैं कि घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, ना बाहरी उछल कूद दिखाई दी है। जो कुछ हलचल है वह भीतर ही है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उनमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल कूद कर भागना है। उनकी मौन मधि पुकार है। कैसी पुकार है? मौन मधि पुकार है। जितनी भी विरह है वो अव्यक्त रूप में है, भीतरी है, बाहरी नहीं है। और बिहारी के यहाँ हम देखते हैं अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे विरह का बहुत कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन हो जाता है कि एक मजाक सा लगता है, विरह कम और मजाक ज़्यादा लग जाता है। तो घनानंद में ये हमें देखने को नहीं मिलता। इनकी जो पीर है वो हमें
यहाँ पे इनकी जो पीर है वो बहुत सच्चे अर्थों में दिखाई देती है घनानंद की। अगली पंक्ति है घनानंद के संदर्भ में। घनानंद के संदर्भ में कुछ और पंक्तियों को हम देख लेते हैं जो कि इन्होंने कहा हुआ है। घनानंद के बारे में और इनके कुछ कथन हैं, इस प्रकार हैं। घनानंद की सी, इनका मानना है कि घनानंद की सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। यह पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक अन्य पंक्ति भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बोलते हैं कि घनानंद जो हैं, घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके साथ ही ये आगे बोलते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके बाद और शुक्ल जी का मानना है कि प्रेम दशा की व्यंजना ही घनानंद का अपना क्षेत्र है। अन्य कथन है घनानंद के संदर्भ में जो कि शुक्ल जी बोलते हैं। अन्य कथन हम देख लेते हैं घनानंद के संदर्भ में जो कि शुक्ल जी ने कहा है। वो इस प्रकार है कि प्रेम की व्यंजना ही घनानंद का अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतर दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे हम देखते हैं, ये कहते हैं कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। यह इनकी अन्य पंक्ति है। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभास के द्वारा दिया है। आगे देखें तो अगला तो इनकी बहुत ही ज़्यादा चिरपरिचित है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। अर्थात घनानंद के बारे में कहते हैं कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। इसके साथ ही एक अन्य पंक्ति भी है कि घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी में पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है घनानंद के संदर्भ में। आप इन सब को ज़रा ध्यान में रखें क्योंकि परीक्षाओं में पूछ सकता है। आगे जो परीक्षाओं में पूछता है वो बोधा के संदर्भ में है। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के ही बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। तो बोधा के संदर्भ में इनका मानना था कि ये राजापुर के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे और इनका जो नाम था उन्होंने बचपन का नाम इन्होंने इनका बुद्धिसेन बताया है, लेकिन इनको सब प्यार से बोधा कहते थे, जिसी कारण से बुद्धिसेन से इनका नाम बोधा हो गया था। इनका जो मूल नाम था वो बुद्धिसेन था। इन्हें सुभान नामक एक वेश्या थी जिनसे इनका प्रेम हो गया था और इनका जो ग्रंथ है वह है बीरावारिस और इसके साथ ही इश्कनामा जिसकी चर्चा इन्होंने शुक्ल जी ने अपने पुस्तक में की हुई है। इसके साथ ही शुक्ल जी बोधा को एक रसोन्मत्त कवि थे। वो कहते हैं कि बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही बोधा के संदर्भ में इन्होंने एक और पंक्ति कही हुई है कि बोधा जो कि ये यहाँ पे है, बोधा भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। बोधा भावुक और रसज्ञ कवि थे, इनमें कोई संदेह नहीं। एक अन्य पंक्ति है बोधा के संदर्भ में, प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। यह किसके संदर्भ में है? बोधा के संदर्भ में है। वो कहते हैं कि प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। तो यह तो था बोधा के संदर्भ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है, वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है। आप सभी से उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, आपको बताएं हमें वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगला कथन है हमारा ठाकुर के संदर्भ में। इन्होंने रीतिकाल में जो ठाकुर थे
उन्होंने इस नाम के 3 कवियों के बारे में जिक्र किया है, जो कि 2 तो असनी के ब्रह्मा भट्ट थे और एक बुंदेलखंडी के कायस्थ। तो इनके अनुसार ये एक असनी वाले ठाकुर हैं, एक असनी वाले दूसरे ठाकुर हैं और एक ठाकुर हैं बुंदेलखंडी। तो जो बुंदेलखंडी ठाकुर हैं उन्हीं को ही इन्होंने जो कायस्थ जाति के थे लाला ठाकुर दास, वही इन्हें ठाकुर सही वाले माना है। लेकिन इन थोड़ा सा इनके संदर्भ में देख लेते हैं क्या इन्होंने कहा हुआ है ठाकुर के संदर्भ में। इनकी पंक्ति है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ठाकुर के संदर्भ में। अन्य एक पंक्ति है ठाकुर के संदर्भ में, ये कहते हैं कि ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। यह इन्होंने ठाकुर के संदर्भ में अपनी बात कही हुई है। इसके अलावा इन्होंने आगे हम देखते हैं, आगे इनका कथन है द्रुजदेव के संदर्भ में। द्रुजदेव के संदर्भ में ये मानते हैं कि इनका मानना है कि द्रुजदेव में बड़ा भारी गुण है क्या, भाषा की स्वच्छता। भाषा की स्वच्छता द्रुजदेव में बड़ा भारी गुण है। इसके साथ ही द्रुजदेव के संदर्भ में ये कहते हैं कि ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में द्रुजदेव को अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। तो इनका मानना है कि जिस प्रकार, इससे यह भी पता चलता है कि जिस प्रकार ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा के अंतिम कवि शुक्ल जी ने किसे माना है, तो उसे पद्माकर को, तो उसी प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में सबसे अंतिम ग्रंथ शुक्ल जी ने जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में सबसे अंतिम कवि को पद्माकर को माना है शुक्ल जी ने, उसी प्रकार ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि के रूप में इन्होंने द्रुजदेव को माना है। द्रुजदेव जो थे उनका मूल नाम था महाराज मानसिंह। ये अयोध्या के महाराज थे। बड़ी ही इनकी कविता जो होती थी बहुत ही सरस होती थी। अगली इनकी पंक्ति है जो थोड़ा चिर प्रसिद्ध है, अक्सर पूछ सकता है, तो वह है ऋतु वर्णन में द्रुजदेव के उल्लास का हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। यह द्रुजदेव के संदर्भ में इन्होंने कहा है। इसके साथ ही इनकी भाषा के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए द्रुजदेव ने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। यह द्रुजदेव की भाषा के संदर्भ में इन्होंने कहा है। और अन्य पंक्ति तो हमने बताया है कि ऋतु वर्णों में द्रुजदेव के हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। यह था इस प्रकार छोटा सा हमारा वीडियो जो कि रीतिकाल के संदर्भ में शुक्ल जी के महत्वपूर्ण जितने भी कवि हैं, रीतिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके संदर्भ में उनके संदर्भ में शुक्ल जी ने क्या कहा हुआ है, उनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अक्सर पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हिंदी के, तो वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। आप सभी से उम्मीद है कि आपको शायद वीडियो पसंद आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ सबसे पहले तो आप सबसे निवेदन है, आप सबका कुछ भी नहीं लगता, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए करिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा वीडियो लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 1 या 2 लोगों को तो ज़रूर हमारा वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह पहुंच सके। तो इसी तरह मिलते हैं। अगला जो पार्ट होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तीसरा पार्ट होगा, वो आधुनिक काल से संदर्भित होगा। आधुनिक काल में भारतेंदु, द्विवेदी और छायावाद युग से संबंधित जितने भी शुक्ल जी के कथन हैं वो होंगे, उस पे वीडियो होगा। तो शीघ्र ही हम फिर से उपस्थित होंगे वो वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।